जय हिंद। आप सभी को MRGK में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट का दूसरा दिन। कल फर्स्ट दिन हम लोग पढ़े हैं प्राचीन भारत में वेद के बारे में पढ़े हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं कल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। आज हम लोग जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए 95018015 448 पे। यहाँ पे आप लोग को PDF जितने भी क्लास होगा पर डे वो उसका PDF आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करने पर मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस नंबर पर मैसेज करें ताकि उनको PDF मिल जाए। और यहाँ सिर्फ अभी समझने पे ध्यान दीजिए, PDF उस नंबर पर मैसेज करने पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे जानेंगे 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई कितना ईस्वी पूर्व के अभिलेख है? 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख है। आगे देखेंगे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। लूसेंट में जो भी मेन टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। बाकी तो बहुत सारा है लेकिन उतना हम लोग पूरा को जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाले अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? सोहगौरा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? सोहगौरा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष शब्द का जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? सोहगौरा अभिलेख में। आगे देखेंगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण जो है वो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे देखेंगे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है? एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। आगे देखेंगे सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास
पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास है उनके किस अभिलेखों पर लिखा गया है। आगे देखेंगे, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख में प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख में। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। आगे हम लोग देखेंगे, पुरातत्व उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरातत्व उस स्थान को कहते हैं जहां से हमको औजार और बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का साक्ष्य मिलता है, उसी को पुरास्थल कहते हैं। आगे देखें, प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? हाथ सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? हाथ सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? हाथ सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? काशार्पण कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? काशार्पण कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन किया था? यवन शासकों ने किया था। क्वेश्चन ने पूछेगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन किया था? यवन शासकों ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। आगे हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अभिलेख और उसके शासक को हम लोग जानेंगे। किस अभिलेख में किसका शासक था? अभिलेख इधर हो गया, शासक। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख है, तिथि रहित अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो तिथि रहित अभिलेख है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासक में था? कलिंगराज खरवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासन में था? कलिंगराज खरवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खरवेल। दूसरा जानेंगे जुन्नागढ़ गिरनार अभिलेख। जुन्नागढ़ को ही क्या कहते हैं? गिरनार बोलते हैं। तो जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। अगला हम लोग है नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख कौन सा है? गौतमी बलश्री। पूरा हम लोग नहीं लिखेंगे जी, वो सब पूरा लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज कीजिए। इस नंबर पर मैसेज करने पर नोट्स आपको मिल जाएगा।
जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ है, वो आपको इस नंबर पर मैसेज करने पर मिल जाएगा। अभी हम लोग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। नासिक अभिलेख का शासक कौन थे? शासक गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। अब प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के कौन है? समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख के पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख के शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखेंगे मंदसौर अभिलेख के कौन थे शासक? मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन थे? मालवा नरेश यशोवर्मन। आगे देखेंगे ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख के कौन था? प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का स्कंद गुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन था? स्कंद गुप्त। देवपाड़ा अभिलेख का शासक कौन था? बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख का शासक कौन था? बंगाल शासक विजयसेन। ये जो जितने भी अभिलेख हैं इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया गया है। इसे जो बंगाल शासक विजयसेन है, इसे संस्कृत में पहला लंबा लिखित शिलालेख शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया गया है। आगे हम लोग जानेंगे अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। आगे देखेंगे समुद्रगुप्त की बिना बजती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त जो है उसके सिक्के, मुद्रा वाले जो सिक्के हैं उसमें बिना बजती हुई चित्र अंकित था। उसे क्या मिलता है प्रमाण? संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आगे देखेंगे अरिकमेडु। अरिकमेडु कहाँ में है? पुदुचेरी के निकट में है। अरिकमेडु कहाँ में है? पुदुचेरी के निकट में है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु से क्या सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के। अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं रोमन सिक्के। आगे देखेंगे सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मालवा, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा से स्थापित हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आगे जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास का विभाजन प्रागइतिहास या प्राक जोड़ इतिहास, आधे इतिहास व इतिहास 3 भागों में मापा गया है। 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्गत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य का जीवन का कोई लिखित साक्ष्य या कुछ भी नहीं मिला था उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपबंध लेख पढ़े नहीं जा सके। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई मनुष्य का लेखन कला नहीं था, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला तो था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे देखेंगे
मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें लिखित का साक्ष्य सही रूप से उपलब्ध है। आगे देखेंगे, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व